हाँ दिव्या राठौर, ठीक है। अभी अपन कर रहे थे एस्परजिलस, तो आज अपन लेंगे एस्परजिलस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्परजिलस, है ना। पहले अपन बात कर लेते हैं कोनिडिया का फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया इन एस्परजिलस। मैम दिव्या राठौर प्रेजेंट। हाँ दिव्या राठौर लगा दी बेटा, लगा दी आपकी अंजलि मीना, दिव्या राठौर की भी लगा दी, अंजलि मीना आई है, मंजू की लगा दी, आरती चौधरी, दिव्या राठौर, याशिका, कोमल चौधरी, विजय लक्ष्मी, हिरल जोशी, कोमल चौहान, मनीषा चौधरी। बेटा ये जो अपना दिखा रहे हो आप, मेरा ही दिखा रहे हो पासवर्ड, क्या नाम है 6JZNPV, इसको चेंज करो, नाम लिखो यहाँ पे, है ना। पूनम कंवर आपकी अटेंडेंस कैसे लगी? 6 स्मॉल J कैपिटल N कैपिटल P एंड B, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं बस अपन। कमला आ गई, प्रिया दादीज, प्रीति, प्रिया, पूनम कंवर, अंजलि मीणा, चलो एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अभी अपन कर लेते हैं, 1 मिनट में देख लेते हैं और कौन कौन आते हैं। भूमिका यादव भी आ गई, भूमिका यादव, प्रिया, दिव्या, आरती, मुस्कान, हेमलता, मनीषा चौधरी, कोमल चौहान, रोशन चौधरी भी आई हैं, बेबी रोशन चौधरी। 20 हो गए पार्टिसिपेंट्स, अभी 20 जन आ गए आपको, हाँ 21 आ गई। मनीषा खारबास, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड, रोशन चौधरी, भूमिका यादव, हाँ मैम भूमिका प्रेजेंट। हाँ भूमिका लगा दी बेटा, भूमिका यादव, रोशन चौधरी ज्वाइन कर रही हैं अभी, एंड्रॉइड, निशा याशिका खंडेलवाल, हेमलता मीणा, ज्योति वर्मा भी आई है। अंजलि मीणा लगा दो। हाँ लगा दी बेटा अंजलि लगा दी आपकी, ठीक है। मैम निशा, हाँ निशा बागड़ी, ज्योति वर्मा, भूमिका, अंजलि मीणा, पूनम कंवर, कणिका जैन भी आ गई, कणिका जैन, ठीक है। अपन आने दो बेटा, एक स्लाइड शेयर करती हूँ, जब तक जो भी आएंगे उसकी और बात कर देंगे। आई एम शेयरिंग 1 स्लाइड विथ यू ऑल, ठीक है। पहले हिंदी की कर देते हैं। एस्परजिलस में आप अपन आज क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे इन एस्परजिलस हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। आरती चौधरी आई है, रोशन चौधरी, ठीक है। एस्परजिलस में किसका अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एस्परजिलस कवक में अलैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है, एस्परजिलस में अलैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है, ये बात कर रहे हैं। तो एस्परजिलस जो एस्परजिलस कवक में अलैंगिक जनन कोनिडिया नामक संरचनाओं के द्वारा होता है, और कोनिडिया ऊर्ध्व वायवीय संरचनाओं कोनिडियम धर कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर विकसित होते हैं। अब कोनिडियोफोर का निर्माण, कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन, कोनिडियम धर का निर्माण कैसे होता है? तो कोनिडियम धर की उत्पत्ति कवक जाल की एक मोटी भित्ति युक्त कोशिका से होती है, जिसे पाद कोशिका कहते हैं। पाद कोशिका फुट सेल एक उदग्र अशाखित पठहीन शाखा के रूप में विकसित हो जाती है, जैसे कोनिडियम धर कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। इन शाखाओं के शीर्ष पर कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है, जिससे शीर्ष गोलाकार या दीर्घ वृत्तीय पुटिका का आकार ग्रहण कर लेता है। तो पुटिका की गुहा कोनिडियम धर के शीर्ष से सतत होती है तथा बहु केंद्र की होती है।
आप ये डायग्राम मैं दिखा रही हूँ आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। तो आप ये देख रहे हो कोनिडियोफोर का निर्माण। ए है कवक तंतु, ए तो दिखाया है एस्परजिलस का कवक तंतु, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब ये है बी से लेकर डी तक है कोनिडिया निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं। तो मैंने क्या बताया, इस डायग्राम को आप देख रहे होगे कि कोनिडियोफोर की उत्पत्ति, कोनिडियोफोर की उत्पत्ति कवक जाल की एक मोटी भित्ति युक्त कोशिका से होती है, जिसे बेटा फुट सेल कहते हैं। डायग्राम में देख रहे हो, मतलब जिसे फुट सेल पाद कोशिका कहते हैं। अब इस फुट सेल से एक उदग्र, एक इरेक्ट, अशाखित अनब्रांच्ड पठीन शाखा के रूप में विकसित हो जाती है। मतलब पाद कोशिका एक उदग्र, अशाखित पठीन शाखा के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं, जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। वापस बता रही हूँ, जो फुट सेल है, पाद कोशिका एक उदग्र, अशाखित पठहीन शाखा के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। तब इन शाखाओं के शीर्ष पर देख रहे हो, इन शाखाओं के शीर्ष पर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिससे शीर्ष गोलाकार या दीर्घवृत्तीय पुटिका वेसिकल का आकार ग्रहण कर लेता है। पुटिका की गुहा कोनिडियम धर के शीर्ष से सतत होती है तथा बहुकेंद्र की होती है। अब देख रहे हो, इस बहुकेंद्र की पुटिका की सतह से अनेक अरीय अंगुलीनुमा प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं। बहुकेंद्र की पुटिका की सतह से अनेक अरीय अंगुलीनुमा प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं, जिन्हें तुम्बिका या फ्यालाइड्स अथवा प्रांगुल स्टेरिगमेटा कहते हैं, तो प्रांगुल सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा पुटिका की पूरी सतह को घेरे रहते हैं। तो विभिन्न जातियों में पुटिका पर, वेसिकल पर प्रांगुल के 1 से 3 तक स्तर पाए जाते हैं। तो वेसिकल पुटिका पर सबसे पहले बनने वाले स्तर को प्राइमरी स्टेरिगमेटा कहते हैं। दीज आर द प्राइमरी स्टेरिगमेटा, जो आप देख रहे हो। मतलब पुटिका पर सबसे पहले बनने वाले स्तर को प्राइमरी स्टेरिगमेटा, प्राथमिक प्रांगुल कहते हैं। प्राथमिक प्रांगुल पर, प्राइमरी स्टेरिगमेटा पर उत्पन्न होने वाले द्वितीय व तृतीयक प्रांगुल सेकेंडरी स्टेरिगमेटा व तृतीयक प्रांगुल टर्शियरी स्टेरिगमेटा कहलाते हैं। अब ये देख रहे हो इस डायग्राम में आप, जो प्राइमरी स्टेरिगमा है उस पर क्या डेवलप हो रहे हैं, सेकेंडरी स्टेरिगमेटा, द्वितीयक प्रांगुल विकसित होते हैं। ठीक है, तो कोनिडिया का निर्माण सबसे बाह्य स्तर के प्रांगुलों पर होता है। कोनिडिया का निर्माण सबसे बाह्य स्तर के प्रांगुलों पर होता है। ठीक है, अब प्रत्येक प्रांगुल बोतल शेप तथा एक केंद्र की संरचना होती है, जिनके शीर्ष नुकीले होते हैं, और प्रांगुल एक सकड़े छिद्र द्वारा पुटिका से सतत होता है। तो मैंने क्या बताया कि बहुकेंद्र की पुटिका की सतह से अनेक अरीय अंगुलीनुमा प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं, जिन्हें तुम्बिका, फाइलाइट्स अथवा प्रांगुल कहते हैं। प्रांगुल सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा पुटिका को पूरी सतह को घेरे रहते हैं। विभिन्न जातियों में पुटिका पर प्रांगुल के 1 से 3 तक स्तर पाए जाते हैं। पुटिका पर सबसे पहले बनने वाले स्तर को प्राथमिक प्रांगुल, प्राइमरी स्टेरिगमेटा कहते हैं, और प्राथमिक प्रांगुल पर उत्पन्न होने वाले द्वितीय व तृतीयक प्रांगुल सेकेंडरी स्टेरिगमेटा व तृतीयक प्रांगुल टर्शियरी स्टेरिगमेटा कहलाते हैं। तो कोनिडिया का निर्माण सबसे बाह्य स्तर के प्रांगुलों पर होता है। अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया का निर्माण। तो कोनिडिया का निर्माण प्रांगुल के सकड़े शीर्ष के भीतर होता है तथा इनका क्रम
तला भिसारी होता है। कोनिडिया निर्माण के समय प्रांगुल का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रक बनाता है। इनमें से एक केंद्रक प्रांगुल के नुकीले शीर्ष में स्थानांतरित हो जाता है और इसके आधार पर पट विकसित हो जाता है तथा ये गोल आकृति ग्रहण कर स्वयं की भित्ति विकसित कर कोनिडियम में परिवर्धित हो जाता है। तो ये है कोनिडियम का फॉर्मेशन। एक इंग्लिश में भी स्लाइड शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। ये तो हिंदी में आ गई। हाँ बेटा, अपन किसकी बात कर रहे थे? एस्परजिलस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फियालाइट्स एंड गैलेक्सी M30 आएंगे। मतलब इन एस्परजिलस हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो asexual reproduction in Aspergillus occurs by innumerable conidia, and these conidia are produced on special branches called as conidiophores. मतलब in Aspergillus fungus, asexual reproduction occurs by conidia, and these conidia are produced on special branches called as the conidiophores. So conidiophore originates from a special thick walled cell of the hyphae called the foot cell. This foot cell gives off an erect, aseptate, unbranched, thick wall structure as a branch, which finally develops into the conidiophore. मतलब from the foot cell, conidiophore develops, and this conidiophore is aseptate, erect, and unbranched. So the apex of the conidiophore becomes swollen because of the aggregation of cytoplasm, and it becomes multinucleate, spherical, and club-shaped vesicle. मतलब जो apex है, the apex of the conidiophore, it gets swollen. अच्छा, अभी किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है इसमें तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ बेटा। ठीक है, तो किसकी बता रहे हैं? asexual reproduction in Aspergillus. तो asexual reproduction occurs by conidia, and these conidia are formed on special branches called as the conidiophores. So the conidiophore originates from a spherical thick walled cell of the hyphae called as the foot cell. This cell means the foot cell originates from this cell means the foot cell gives off an erect, aseptate, unbranched, thick walled structure as a branch which develops into conidiophore. The apex of the conidiophore becomes swollen due to the aggregation of cytoplasm, and now it becomes a multinucleate, spherical, or club-shaped vesicle. So now this vesicle gives off numerous finger-like or bottle-shaped structures. It gives off numerous finger-like or bottle-shaped structures from all over its surface, and these structures are called stigmata or fialites. These are called as fialites. So I am sharing one slide again, English. लगा दो। कौन बोल रहे हैं बेटा? आपका नाम क्या है? मनीषा खरवास। बेटा मनीषा चौधरी। These structures are called as fialites. मैम फ्राइडे मैम क्या बेटा? These structures मैम are called फ्राइडे और उसकी भी लगा देना। किसकी? ठीक है बेटा। These structures are called as fialites or stigmata. Sometimes the fialites are produced in two rows, and those produced from conidiophore vesicle are called as primary stigmata, and the ones produced from primary stigmata are called as secondary stigmata. तो देखो ये वाली जो स्लाइड है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, दिस इज द स्लाइड। ठीक है, जो हिंदी में भी दिखाई थी आपको। ठीक है, तो this is the vesicle and these are the finger-like structures
called as the phyalides or stegmata, and on the stegmata conidia are borne. On the stegmata conidia are borne. तो कहने का मतलब क्या है कि the structures are called as phyalides or stegmata. The phyalides are produced in two rows. Those phyalides which are produced from the conidiophore vesicles are called as primary stegmata, and the phyalides which are produced from primary stegmata are called secondary stegmata. Often a third row of tertiary stegmata is also produced. So conidia are produced from outermost layer of stegmata in basipetal succession. Now development of phyalides and conidia. When the phyalides are about to form, the thick wall of conidiophore vesicle becomes thin at several places and finally disappears. The protoplasm of the vesicle emerges out through these pores and forms bottle-shaped structures at all these porous points. One nucleus enters each phyalide. ठीक है, तो this is the formation of the phyalide. तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखना, this is the young phyalide. आपको इंग्लिश ये दिख रहा होगा स्लाइड. This is the young phyalide and it has a single nucleus. So this single nucleus, मैं क्या बताने जा रही हूँ, मतलब Subramaniam studied the process of conidia formation in Aspergillus niger. Single nucleus in the young phyalide divides mitotically forming two nuclei. इस डायग्राम को देखना बेटा, young phyalide है, इसमें क्या है, there is a single nucleus. This nucleus divides mitotically to form two nuclei. तो बी डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक केंद्रक है, उससे दो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, दो केंद्रक बन रहे हैं. मतलब this single nucleus divides by mitosis to form two nuclei, and one of the daughter nucleus along with a little bit of cytoplasm gets delimited at the apex of phyalide by the formation of a septum. ये देखना सी डायग्राम, मतलब one of the daughter nucleus along with a little bit of cytoplasm gets delimited at the apex of the phyalide by the formation of a septum. Now the apex swells to form a spherical structure and the ball of the phyalide breaks near the apex. The remains of the broken apex form a cap around the first conidium, so the cytoplasm of the conidium develops its own new wall. So this is the development of conidium in Aspergillus. अब हिंदी की स्लाइड में शेयर कर देती हूँ. हिंदी की स्लाइड है आपके साथ. अब बात कर रहे थे कुनीडिया का निर्माण कैसे होता है. तो कुनीडिया का निर्माण एस्परजिलस कवक में कुनीडिया का निर्माण प्रांगुल के सकड़े शीर्ष के भीतर होता है तथा कुनीडिया का निर्माण तलाभिसारी क्रम में होता है. कुनीडिया का निर्माण एस्परजिलस कवक में कैसे होता है, तलाभिसारी क्रम में होता है. और कुनीडिया निर्माण के समय प्रांगुल का केंद्रक सूत्री विभाजन मतलब माइटोटिक डिवीजन द्वारा दो संतति केंद्रक बनाता है. इनमें से एक केंद्रक प्रांगुल के नुकीले शीर्ष में स्थानांतरित हो जाता है और इसके आधार पर पट विकसित हो जाता है तथा ये गोल आकृति ग्रहण कर स्वयं की भित्ति विकसित कर कुनीडियम में परिवर्तित हो जाता है. तो प्रांगुल के केंद्रक में निरंतर विभाजन होते हैं तथा कुनीडियम निर्माण की पुनरावृत्ति होती रहती है जिससे तलाभिसारी क्रम में कुनीडियम की श्रृंखला का निर्माण होता है. अब बताओ किसी को कोई डिफिकल्टी है बेटा, किसी को कुछ इसमें पूछना है, नहीं तो आगे बढ़े. किसी को कुछ पूछना है? अभी मीनाक्षी नहीं आई है. आज कितने जने हो आप लोग? 23 जने ही आए हो अभी, है ना. हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, नहीं तो आगे बढ़े. मनीषा खारबाज, कामाक्षी, दीपिका, दिव्या राठौर, प्रिया, प्रीति दादीच, हेमलता, मुस्कान, किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो आगे बढ़े बेटा. ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगर नहीं पूछना तो आगे बढ़ते हैं बेटा. एस्परजिलस चल रहा है अपना.
एस्परजिलस कवक चल रहा है, नहीं पूछना तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको दूसरी स्लाइड और दिखा देते हैं, मतलब नहीं पूछना एस्परजिलस। ठीक है, अब क्या बताया मैंने कि अपन प्रत्येक कोनिडियम सूक्ष्म गोलाकार एक केंद्र की संरचना होती है, मतलब ईच कोनिडियम इज ए स्फेरिकल यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो प्रत्येक कोनिडियम सूक्ष्म गोलाकार एक केंद्र की संरचना होती है। ठीक है ना। और कोनिडियम की भित्ति दो स्तरीय होती है। कोनिडियम की भित्ति बेटा दो स्तरीय होती है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। कोनिडियम की भित्ति दो स्तरीय होती है। तो एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो बेटा। एक मिनट मैं और देख रही हूँ, आपका कोनिडियम की भित्ति दो स्तरीय होती है। इंग्लिश में भी स्लाइड शेयर कर रही थी मैं। ठीक है, हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है या आगे चले? बेटा नहीं पूछना तो मैं आगे चलती हूँ बेटा। कोनिडियम की भित्ति मैंने बताया दो स्तरीय होती है। बाह्य चोल एपिस्पोर कहलाती है, जो कि कंडक में होती है, इकाइन्यूलेट होती है, जबकि अंतःचोल एंडोस्पोर चिकनी होती है। मतलब द एपिस्पोर इज इकाइन्यूलेट एंड द एंडोस्पोर इज स्मूथ इन एस्परजिलस कोनिडिया। मतलब क्या बताया, प्रत्येक कोनिडियम सूक्ष्म गोलाकार एक केंद्र की संरचना होती है और कोनिडियम की भित्ति दो स्तरीय होती है। बाह्य चोल एपिस्पोर कंडक में होती है, जबकि अंतःचोल एंडोस्पोर चिकनी होती है। तो विभिन्न जातियों की कोनिडिया में नीले, हरे, भूरे या काले रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जो कवक निभा को रंग प्रदान करते हैं। अब कोनिडिया का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। द डिस्पर्जल ऑफ कोनिडिया अकर्स बाय मींस ऑफ विंड, और उपयुक्त माध्यम प्राप्त होने पर कोनिडिया अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब अपन आते हैं हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन कोनिडिया। कोनिडिया नामक कवक में लैंगिक जनन कैसे होता है? बेटा इतने से कैसे रह गया, 22 जने ही आए, 22 जने ही आए। चलो अपन करते हैं। एस्परजिलस की बहुत कम जातियों में लैंगिक जनन पाया जाता है, अन्य में या तो खोज नहीं हो पाई है या फिर खुद विकास के दौरान लैंगिक जनन क्षमता नष्ट हो गई है। तो एस्परजिलस की अधिकांश जातियां समजालिक या समथैलिक होती हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस फंगस आर होमोथैलिक। एस्परजिलस की अधिकांश जातियां समजालिक या समथैलिक होती हैं, परंतु कुछ जातियां जैसे कि एस्परजिलस हेट्रोथैलिकस, एस्परजिलस हेट्रोथैलिकस व एस्परजिलस फिशरी आदि विषम जालिक होती हैं। मतलब सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस आर हेट्रोथैलिक। तो समजालिक जातियों में नर व स्त्री जननांगों का समजालिक जातियों में नर व स्त्री जननांगों का विकास एक ही कवक तंतु अथवा उसी कवक तंतु के समीपवर्ती कवक तंतुओं पर होता है। समजालिक जातियों में नर व स्त्री जननांगों का विकास एक ही कवक तंतु अथवा उसी कवक जाल के समीपवर्ती कवक तंतुओं पर होता है। और विषम जालिक जातियों में नर व स्त्री जननांग भिन्न कवक जालों पर विकसित होते हैं। अब बेटा मैं आपसे पूछती हूँ, समजालिक जाति किसे कहते हैं? आप क्वेश्चन का जवाब भी दो। समजालिक अभी बताया, एस्परजिलस में मैंने बताया होमोथैलिक स्पीसीज भी है, हेट्रोथैलिक स्पीसीज भी है। कोई भी बताओ एक जना, समजालिक जाति क्या होती है? समजालिक जाति क्या होती है हिंदी में? समजालिक जाति क्या होती है? हाँ बेटा आंसर भी आना चाहिए ना, जब भी आगे बढ़ेंगे। समजालिक एस्परजिलस में समजालिक जाति क्या होती है? जब तक मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रही हूँ, है ना। हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एस्परजिलस।
sexual reproduction has been found to occur only in a few species. Antheridium may be absent or non-functional in some species, while in some others, both the Antheridium and Ascogonium may be non-functional. Thus, Aspergillus exhibits degeneration of sex. It exhibits degeneration of sex. अब इंग्लिश मीडियम वाले से मैं पूछूंगी different types of sexual reproduction are found in various species of Aspergillus. Most of the species of Aspergillus are homothallic, but some are heterothallic. The reproduction may be isogamous in Aspergillus nidulans, or the reproduction may be anisogamous in Aspergillus repens. अब बताओ बेटा, मैंने क्या पूछा आपसे? होमोथैलिक. किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक. रिकॉर्डिंग चल रही है तो मेरी आवाज भी आएगी आपको और आपकी आवाज भी, क्योंकि आप अगर नहीं बताओगे तो आपकी आवाज भी जाएगी. किसने नहीं बताया? हाँ, एस्परजिलस की समजालिक जाति क्या कहलाती है? ये बताओ. कौन भी? याशिका, दिव्या, कोमल चौहान, कमला, भूमिका, दीपिका, मनीषा खारबास, कामाक्षी सोलंकी. हाँ, आज केवल 23 जनों की अटेंडेंस जाएगी, बाकी के लोगों की नहीं जाएगी. मीनाक्षी भी नहीं है आज, ठीक है. खुशी नहीं है आज, इनकी भी एब्सेंट लगेगी. मीनाक्षी की भी एब्सेंट लगेगी, ठीक है. मीनाक्षी, खुशी, इन सब की एब्सेंट लगेगी आज. अच्छा, अब बताओ बेटा, आप पूछ रही हूँ बेटा कुछ, आप बताओ. आगे जब भी बढ़ेंगे, नहीं तो मैं मीटिंग को एंड करूंगी आज. आगे मैं बढ़ूंगी नहीं. आपसे ये बताओ, जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो. मंजू, याशिका, हेमलता. हाँ हेमलता. हाँ प्रिया, आप बोलो बेटा. मंजू, कुछ तो बताओ. मुस्कान चौधरी, भूमिका यादव, कमला, ज्योति वर्मा. हाँ ज्योति वर्मा. रेखा भी नहीं है आज, रेखा की भी एब्सेंट लगेगी. हाँ ज्योति, बताओ कुछ बेटा. कोमल चौधरी. Homothallus means male and female sex present on the same thallus. Homothallus means male and female sex organs Present on the same thallus. are present on the same thallus, or you will say are present on the same mycelium. कौन बोल रहा है बेटा? करेक्ट है आपका आंसर. क्या नाम है? Muskan. मुस्कान. यस बेटा, जैसे मुस्कान ने बताया, मुस्कान ने बिल्कुल सही बताया. मीनाक्षी की अब प्रेजेंट लग जाएगी. मीनाक्षी आ गई. तो हिंदी मीडियम वाले क्यों जवाब नहीं दे रहे? मुस्कान ने बिल्कुल सही बताया बेटा, ठीक है. चलो, अब तो अपन हिंदी मीडियम वाले बता दो. कोई हेट्रोथेलिक किसे कहते हैं? विषम जालिक बता दो बेटा. कोई हिंदी मीडियम वाले बता दो. मुस्कान ने तो सही बता दिया. हाँ, मीनाक्षी आ गई. मीनाक्षी की प्रेजेंट लगा देंगे. अब चॉइस आ गए. 24 लोग ही आए आज. हाँ, विजय लक्ष्मी. कोई भी बताओ. प्रिया, कोमल चौहान. चलो, कुछ क्वेश्चंस है, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेती हूँ. एस्परजिलस किस गण का सदस्य है? अगर ये आता है तो आप क्या लिखोगे? एस्परजिलस किस गण का सदस्य है? तो ये आता है यूरोशियल्स में, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, एस्परजिलस द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो एस्परजिलस द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आप आंसर लिखोगे एफ्लाटॉक्सिन्स. मतलब व्हाट आर द पॉइजनस सब्सटेंसेस which are secreted by Aspergillus fungus. So you will write aflatoxins. तीसरा है aspergillosis. रोग क्या फैलाती है? Aspergillus fungus. कौन सा रोग फैलाती है? Aspergillosis. तो Aspergillosis रोग किसमें पाया जाता है? तो आप क्या लिखोगे? मनुष्य व प्राणियों में. तो पहला क्वेश्चन था Aspergillus किस गण का सदस्य है? मतलब आप लिखोगे यूरोशियल्स. दूसरा क्वेश्चन था एस्परजिलस द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आंसर है बेटा एफ्लाटॉक्सिन्स. इस तरह से आप तैयारी करोगे शॉर्ट क्वेश्चंस की. एस्परजिलोसिस रोग किस एस्परजिलोसिस रोग पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? बीजों में पाया जाता है, सीडलिंग्स में. तो आप लिखोगे मनुष्य व प्राणियों में, ठीक है. अब एस्परजिलस में कवक तंतु कैसा होता है? एस्परजिलस में जो कवक तंतु है वो कैसा होता है? तो आप लिखोगे कवक तंतु शाखित होता है, पटयुक्त होता है और बहुकेंद्र की कोशिकाओं युक्त होता है. वापस बता रही हूँ, एस्परजिलस में कवक तंतु होता है. कैसा होता है? तो आप लिखोगे एस्परजिलस नामक फंगस में
कवक तंतु शाखित पटयुक्त बहुकेंद्र की कोशिका युक्त होता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्परजिलस के कोनिडियोफोर विकसित होते हैं। एस्परजिलस के कोनिडियोफोर किससे विकसित होते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया था फुट सेल, आप लिखोगे फुट सेल। नेक्स्ट है एस्परजिलस के कोनिडियोफोर की पुटिका की सतह पर उपस्थित नलिकाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? नलिकाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो आंसर लिखोगे आप स्टेरिगमेटा प्रांगुल नलिकाकार स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है? अब एस्परजिलस का फलनकाय कहलाता है। एस्परजिलस में जो फलनकाय बनता है उसे क्या कहते हैं? तो फलनकाय का नेम है क्लिस्टोथीशिया। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। द फ्रूटिंग बॉडी विच इज फॉर्म्ड इन एस्परजिलस फंगस इज कॉल्ड एज क्लिस्टोथीशिया। ठीक है, और एस्परजिलस फंगस के एस्कोबीजाणु कैसे होते हैं? तो एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं एस्परजिलस में? एस्कोस्पोर्स उभयतली खांचे युक्त होते हैं। ठीक है, और सिट्रिक एसिड निर्माण में कौन सा ऐसा कवक है जो कि सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है? सिट्रिक एसिड का निर्माण कौन सा कवक करता है बेटा? एस्परजिलस। तो एस्परजिलस कवक सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन तैयार करने। मीनाक्षी की मैंने प्रेजेंट लगा दी। ठीक है, अब इस तरह से एस्परजिलस में क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन कल इसका सेक्सुअल जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरह आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं बेटा। एस्परजिलस द्वारा स्रावित एफ्लाटॉक्सिन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? विषैले पदार्थ कहलाते हैं। What are aflatoxins? Aflatoxins are poisonous substances which are secreted by the fungus Aspergillus. तो एस्परजिलस मनुष्य में कौन सा रोग फैलाता है? तो आप लिखोगे एस्परजिलोसिस रोग फैलाता है। ठीक है, तो एस्परजिलस के लैंगिक जननांग क्या कहलाते हैं? नेम द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द एस्परजिलस फंगस। तो सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रेडियम एंड आर्किकार्प। लैंगिक जननांग एस्परजिलस के क्या कहलाते हैं? एस्परजिलस के लैंगिक जननांग पुंधानी तथा आर्किकार्प कहलाते हैं। तो आज तो 10:09 हो गए, तो मैं मीटिंग को एंड कर देती हूँ। ठीक है मैम आप क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। मैम इसकी एक वो जाति होती है ना नाइजीरिया करके, वो मनुष्य में क्या करती है? किसके किसके बेटा? इसकी कवक की एक जाति होती है ना नाइजीरिया करके, ये जो आप कवक बता रहे हो। एस्परजिलस नाइगर है, वो मनुष्य में, यही बता रही हूँ, मनुष्य में रोग फैलाती है। कौन सा रोग है? एस्परजिलोसिस। आप कह रहे हो ना इसकी एक जाति होती है। कौन क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? नाम क्या है बेटा आपका? मैम मंजू। क्या नाम क्या है? मंजू क्या? नाम क्या है बेटा? मैम मंजू। हाँ मंजू। एस्परजिलस में जाति होती है, तो एस्परजिलस नाइगर है और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। तो आपका क्वेश्चन है मंजू कि एस्परजिलस कौन सा रोग फैलाती है? एक तो है माइकोसिस, वह एस्परजिलोसिस नामक रोग फैलाती है। एस्परजिलस नाइगर है जो कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है जो कि मनुष्यों में एस्परजिलोसिस रोग को फैलाती है। यही है ना मंजू क्वेश्चन? एस्परजिलोसिस। यस। अब बोला है मंजू ने इतने दिनों बाद, मैंने क्वेश्चन पूछा तो नहीं आया, चलो मुस्कान ने भी बताया। ठीक है बेटा, अब एंड कर देते हैं। 10 बजे